द चैनल डियर स्टूडेंट्स। ये आपके क्लास 11th की बुक हॉर्नबिल का सेकंड चैप्टर है, वी आर नॉट आफ्टर टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, एंड द राइटर्स आर गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। इस बुक को दो लोगों ने लिखा है, गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट ने। और जो ये टाइटल है वो हमें ये सजेस्ट कर रहा है कि अगर हम साथ में हैं तो हमें मरने से भी डर नहीं लगता है। और स्टोरी ने भी अपना एक ऐसा ही वाक़या यहाँ पर दिखाया है कि जिसमें वो लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे लेकिन उन्हें मरने से डर नहीं लग रहा था। लेट्स सी व्हाट हैपेंड टू देम, क्या हुआ था उनके साथ में। चलिए स्टार्ट करते हैं। राइटर लिखते हैं कि 1976 जुलाई में मैं, मेरी पत्नी मैरी, मेरा बेटा जोनाथन और मेरी डॉटर सुजैन, हम लोगों ने साथ में ये डिसाइड किया था कि हम लोग प्लाईमाउथ इंग्लैंड से एक वॉयज के लिए निकलेंगे। वॉयज मीन्स एक ऐसी ट्रिप जो बाई वाटर बडी, यू कैन से बाई ओशन, बाई सी, बाई रिवर, मतलब कोई भी एक पानी की रास्ते से जो ट्रिप जाती है उसे हम वॉयज बोलते हैं, उसे हम करेंगे। और हम लोगों ने कहीं ना कहीं ये आइडिया लिया था। 200 ईयर्स एक कैप्टन जेम्स थे, उन्होंने एक वॉयज की थी, उन्हीं से हमने सोचा था कि जैसे उन्होंने की थी उसी तरीके से हम लोग भी करेंगे। मैरी और मैं, जो कि 37 ईयर्स का हूँ, बिजनेसमैन हूँ, और हमारा एक सपना था कि हम लोग भी इस तरीके से अपनी वॉयज में अपनी स्किल को दिखाएं कि हम लोग भी इस चीज़ के लिए बहुत एगर हैं और बहुत अच्छे से हमें आती है। फिर हमने स्टार्ट किया। हमारी बोट थी वेव वॉकर, मेरी बोट का नेम है, जो 23 मीटर लंबी थी, वुडन थी और उसका जो वेट था वो था 30 टन के आसपास, और उसको बड़े प्रोफेशनल तरीके से बनाया गया था। हम लोगों ने कई मंथ पास कर दिए थे इसकी टेस्टिंग करने में और इसको बनाने में। इस वॉयज में जो हमारा फर्स्ट स्टेप था वो ये था कि ये जर्नी होगी लगभग 1,05,000 के समथिंग, और जिसको हमें कहाँ से स्टार्ट करना था, अफ्रीका केप टाउन तक, और उसके बाद फिर हमें कहीं और जाना था। हम लोग अफ्रीका टाउन तक गए, उसके बाद में ईस्ट की तरफ हम लोगों ने टर्न किया और वहाँ से हम लोगों ने 2 क्रू मैन लिए जो अमेरिकन थे, एक था लैरी वर्जिल और दूसरे थे हर्ब सीजर, जो हमारी हेल्प करेंगे क्योंकि वो बहुत अच्छे एक्सपीरियंस्ड पर्सन थे वॉयज के। और हम चाहते थे कि जो हम, क्योंकि इंडियन ओशन में जा रहे थे और वहाँ का जो साउदर्न पार्ट था उसके बारे में वो दोनों बहुत अच्छे से जानते थे और वो हमें अच्छे से गाइड कर सकते थे। केप टाउन के बाद हमने दूसरे दिन ही बड़ी बड़ी लहरों का सामना किया। अगले कुछ हफ्तों के लिए ऐसा ही चलता रहा, लेकिन जो वेव थी उनका साइज हमें ये अलार्म दे रहा था, मीन्स चेतावनी दे रहा था कि आगे कुछ भी हो सकता है। और वो कम से कम 15 मीटर तक ऊंची थी और हमारी बोट का जो फ्रंट पार्ट था उससे भी ऊंची थी लगभग। 25 दिसंबर आया, हम लोगों ने केप टाउन को क्रॉस कर लिया था। उसके बाद हम लोगों ने 25 दिसंबर को अच्छे से सेलिब्रेट किया और 1 जनवरी तक कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ वेदर में। हमने सोचा कि चेंज होगा, लेकिन ये चेंज हुआ, और कैसा चेंज हुआ, दैट वाज वर्स चेंज। इट मीन्स एक बुले, यू कैन से कि एक हमारे लिए मिस फॉर्चून के हिसाब से इस कंडीशन में चेंजमेंट हुआ। 2 जनवरी की सुबह जो वेव्स थी उन्होंने अपना एक विशाल रूप ले लिया, और जो हमारी बोट के टॉप, जो हमारी बोट की जो टॉप थी उसके ऊपर तक वो लेयर जा रही थी। और जब हमारी वेव, जो हमारी बोट थी वेव के ऊपर बहती हुई ऊपर जाए तो हम वहाँ से सी को देख सकते थे कि किस तरीके से वो हमारी ओर बहता हुआ आ रहा है। वेव्स की जो साउंड थी वो हमारे कानों को चीर रही थी। हम लोगों ने क्या किया कि इन चीज़ों को अलार्मिंग देख करके हम लोगों ने, जो राफ्टिंग में हम लोग सिक्योरिटी के लिए पहनते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने पहन ली और समय का वेट करने लगे। आने वाले डिजास्टर का पहला जो इंडिकेशन था वो 6 PM पर हमें शाम को मिला। सब कुछ बड़ा शांत था, हवा रुक गई थी, आसमान बिल्कुल डार्क हो गया था। तभी एक इतनी तेज़ रोरिंग साउंड आई और उसके साथ में हमें ऐसा लगा कि हमारे बोट के पीछे बहुत भयंकर काले रंग के क्लाउड्स आ गए हैं। बट वी आर रॉन्ग, दे वर नॉट क्लाउड्स, दीज वर वेव्स, ह्यूज वेव्स। वो बहुत बड़ी बड़ी लहरें थीं जिन्हें हमने कभी आज तक देखा ही नहीं था, उतनी बड़ी लहरें। ये रॉर्स थंडर में बदल गई। एक टाइम तो लगा कि वेव जो है वो हमारे ऊपर से हमें राइट करके फेंक देंगे, बट बिल्कुल इसके अपोजिट हुआ।
जो ग्रीन और वाइट कलर का वाटर था, उस लहर में हमारी नाव घुस गई। मेरा हेड व्हील में स्मैश कर गया, मेरे मुंह से खून बहने लगा और दांत भी जो थे मेरे वो टूट चुके थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि अब हमारी डेथ होने वाली है। अनएक्सपेक्टेडली जो मेरा सिर था, किस तरीके से मैंने व्हील से बाहर निकाला और हमारी जो बोट की जो मास्ट वाला एरिया था, आगे वाला उठा हुआ एरिया होता है कि ये बोट में, वो पूरी तरीके से डूबने वाला था। और जो वेव्स थी वो बार बार हमारी नाव को ऊपर फेंक रही थी, फिर नीचे लेके आ रही, फिर इस तरीके से एक रोटेशन टाइप का बन गया था वेव्स के बीच में हमारी बोट की टॉसिंग का। मेरी लाइफ तो बिल्कुल पूरी तरीके से बिल्कुल ख़त्म लग रही थी। जो मेरी लेफ़्ट रिब थी वो क्रैक हो गई, मेरा मुंह था वो खून से भरा हुआ था, दांत टूट चुके थे। कैसे भी करके मैं व्हील से अपने आप को बाहर निकाल करके उसको मैंने हाथ से पकड़ लिया और उस पर टंग गया। सब जगह पानी ही पानी था और कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैंने बहुत कोशिश की कि पानी के अंदर व्हील्स ना जाए, लेकिन मैं उसे रोक नहीं सका। तभी अचानक सामने का हैच खुला और मैरी दिखी। वो चिल्लाई, हम डूब रहे हैं, जो हमारे डेक्स हैं वो स्मैश हो गए हैं और सब कुछ फुल ऑफ वाटर है, वी आर फुल ऑफ वाटर। मैंने चिल्लाया, व्हील्स को लेकर के आओ, हैच की तरफ आओ। लैरी और हर पागलों की तरह पंपिंग कर रहे थे कि पानी किस तरीके से हम लोग बोट से बाहर फेंके। सारा सामान पूरी शिप में बहता हुआ नज़र आ रहा था। मैं कुछ तैरते हुए, थोड़ा रेंगते हुए अपने बच्चों के केबिन पर पहुंचा। मैंने उनसे पूछा, तुम लोग ठीक हो? उन्होंने कहा, हाँ हम ठीक हैं। सू ने कहा, लेकिन मेरे सिर में थोड़ी सी चोट लग गई है। और आँखें के ऊपर इशारे करते हुए उसने बताया, उसकी आँख का भाग पूरी तरीके से स्वेल हो गया था। उसकी आंखों के ऊपर इतनी स्वेलिंग आ गई थी और उसकी आंखें ब्लैक पड़ गई थी चोट की वजह से। मैंने जैसे ही हैमर को और स्क्रूज़ को और कैनवास को पाया, मैं फटाक से वाटर को फेस करते हुए फिर से मैं डेक पर पहुंचा और टूल से मैं कुछ ज़्यादा कर नहीं पाया जो मैं करना चाहता था, और मुझे अब पक्का पक्का लग रहा था कि अब हम डूब जाएंगे। कैसे भी करके मैंने कैनवास को स्ट्रेच किया और हैच को कवर कर दिया ताकि उसके अंदर पानी ना आने पाए। काफ़ी हद तक मैंने पानी को रोक लिया था और वो पानी आगे बाहर से ही कट करके बोट के साइड की तरफ चलता जा रहा था। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो तब हो गई जब हमारे जो हैंड पंप्स थे वो ब्लॉक हो गए। वहाँ बहता हुआ सामान उनमें चोक हो गया था और वो सारे ब्लॉक हो गए थे, और जो इलेक्ट्रिक पंप था वो शॉर्ट सर्किट हो गया था। वाटर लेवल बढ़ता ही जा रहा था। तब मुझे याद आया कि एक पंप 4 ट्यूब में है। मैं फटाक से गया, मैंने उस पंप को निकाला एंड थैंकफुल वो काम कर रहा था। और ये रात हमारे लिए बहुत बड़ी थी। हम लोगों ने बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस कर चुके थे और कर भी रहे थे। किसी तरीके से ये रात बीत गई और सू के हेड में तो इतनी स्वेलिंग बढ़ गई थी कि उसकी आंखें सूज गई थी पूरी तरीके से। उसकी आँख में भी बहुत कस के चोट लग गई थी, कट लग गया था। उसने मुझे दिखाया। मैंने उससे कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो उसने कहा कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती, क्योंकि आप हमें बचाने के लिए कोशिश कर रहे थे। 3 जन की मॉर्निंग में वाटर लेवल कंट्रोल में था। 2 आवर्स हमने रेस्ट किया। बोट के नीचे लीकेज इतनी तरीके से था कि नीचे की बोट पूरी तरीके से बेकार हो चुकी थी। नीचे सपोर्ट में लगाने के लिए कुछ नहीं था। कुछ कबर्ड्स के प्लाई के पीसेस पड़े हुए थे, मैंने उसको उसमें फिट किया और 15 आवर्स हम लोग सर्वाइव कर चुके थे इन वेव्स की हिटिंग के लिए। बट मुझे ये समझ में आ गया था कि जो वेव वॉकर है वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचाने तक नहीं रुक पाएगी। मैंने अपना मैप चार्ट चेक किया और उसे कैलकुलेट किया, तो हमें ये समझ में आ गया था कि 100 किलोमीटर ईस्ट में शायद 2 आइलैंड्स हैं। उनमें से एक आइल एम्स्टर्डम है और जो एक फ्रेंच साइंटिस्ट का बेस है, और हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं होपफुली। और इतने बड़े ओशन में और मुझे कोई होप नज़र नहीं आ रही थी उस आइलैंड के अलावा। सी के शांत होते ही हम सेल करने के काबिल होते, लेकिन इतनी ह्यूज वेव थी कि हमारा इंजन पूरी तरीके से डैमेज हो चुका था। 4 जन के दिन आफ्टर 36 आवर्स, यानी कि 36 आवर्स के बाद कंटिन्यूसली हम लोग पंपिंग कर रहे थे, उससे केवल हम लोग कुछ सेंटीमीटर ही आगे बढ़ पाए बस। और पूरी तरीके से हम जो वेव्स का बहाव था उसमें डिपेंड कर रहे थे कि वो जहाँ हमें लेकर जाएगा हम उसी तरफ जा पाएंगे। मैरी को किस तरीके से करके बीफ्स के कुछ पीसेस मिले, कुछ बिस्किट्स मिले। हम लोगों ने 2 दिन में बस उतना ही खाया था। ये हमारी पहली मील थी, लेकिन ये राहत के लिए कुछ वक्त ही थे बस। उसके बाद 4 किलोमीटर पर हमें फिर से पीछे से काले बादल नज़र आ गए।
ये शाम के 4 बजे का वक्त था और हम समझ गए कि हमें फिर से वही कंडीशन फेस करनी पड़ सकती है, और ऐसा ही हुआ जो हम लोगों ने पिछली रात में फेस किया था। तभी मेरे बेटे जॉन ने पूछा, डैडी क्या हम मरने वाले हैं? मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसी तरह कंटिन्यू रहा। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। वो कह रहा है कि हम मरने से नहीं डरते हैं। इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, अगर हम साथ में हैं, यू, मम्मी, सू एंड आई, आप, मम्मी, सू और मैं, अगर हम साथ में, तो मुझे मरने से डर नहीं लगता है। मेरे पास वर्ड्स नहीं थे कि मैं उसे कुछ रिप्लाई कर पाऊँ, लेकिन बच्चों को कैबिन को छोड़ते हुए मैंने ये डिटरमाइन कर लिया था कि मैं सी के अगेंस्ट जब तक जिंदा हूँ तब तक मैं कंटिन्यूसली उससे लड़ाई करता रहूँगा, फिर फाइट करता रहूँगा। उस इवनिंग मैं और मैरी एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे थे। जैसे जैसे बोट आगे बढ़ रही थी, वाटर लेवल जो था वो बढ़ता ही जा रहा था। हमें पूरी तरीके से ये समझ में आ गया था कि हमारा एंड बहुत नज़दीक है, लेकिन वेव वॉकर उस रात सरवाइव कर गया। सुबह तक जब हवा शांत हो गई और मैं चार्ट रूम में गया, मैंने विंड स्पीड के बारे में, उसके बारे में रीडिंग की और अच्छे से कैलकुलेट किया, तो मुझे पता चला कि हम लोग 1,50,000 लगभग कवर कर चुके हैं और 65 किलोमीटर पर ही एक बड़ा आइलैंड है। और अगर मैं गलत नहीं सोच रहा हूँ तो हम लोग इसमें पहुँच सकते हैं। मैं यही सब चीज़ें सोच रहा था। सू मेरे पास आई, उसने मुझे कार्ड दिया जो उसने बनाया था। उसके फ्रंट में ही उसने मेरा और मैरी का एक कार्टिकेचर बनाया था, जो एक कार्टून जैसा पिक्चर होता है, और उसमें लिखा हुआ था, हैव यू सम फनी पीपल, डिड दे मेक यू लाफ, बस। और इनसाइड में एक मैसेज लिखा हुआ था, ओह हाउ आई लव बोथ, सो द कार्ड इज़ टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, सम हाउ वी हैड मेक इट। ये मैसेज उसने अंदर लिखा था। 2 PM के आसपास मैंने लैरी से कहा कि अगर वो 150 डिग्री 185 डिग्री पर अगर बोट को टर्न करता है, ये एक टर्मिनोलॉजी है वॉयज के लिए, वो लोग भी अपने हिसाब से सब पूरे, जैसे हम लोग स्टीयरिंग घुमाते हैं अपनी कार्स वगैरह का, ऐसा ही इसमें भी होता है। अगर वो 185 डिग्री पर अगर सेल करता है मोड़ करके, तो हम 5 PM तक हो सकता है किसी आइलैंड में पहुंच जाएं। बस इतना कह कर के मैं डेक पर ऊपर गया और मेरी आंख लग गई। जब मैं उठा तो 6 PM था। मुझे लगा कि हमने आइलैंड को मिस कर दिया है। उसी मोमेंट जोनाथन मेरे पास आया और उसने कहा, कैन आई हग यू? सू उसके पीछे ही खड़ी थी। मैंने पूछा, क्यों? वाई यू वॉन्ट टू हग मी? उसने कहा, बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन। फिर सू ने कहा, क्योंकि देखिए ना, आपने आइलैंड पा ही लिया। मैं बहुत तेज़ से चिल्लाया एक्साइटेड होकर के, और मैंने कहा, क्या? उसने कहा, वो सब खुशी से चिल्लाए और बोले, देखिए आइलैंड हमारे सामने है, इतना बड़ा जैसे कि एक बैटल शिप हो। दौड़ करके मैं डेक की तरफ गया और मैंने देखा तो मेरे सामने आइल एम्स्टर्डम था। इट वॉज द ओनली अ ब्लीक ऑफ वॉल्केनिक रॉक एंड द मास्ट was very big and it was the most beautiful island in the world। सबसे सुंदर आइलैंड मुझे वो वर्ल्ड में वही दिख रहा था। रात में हम वहाँ रुके, फिर सुबह मॉर्निंग में वहीं पर हम लोगों ने वहाँ की 28 जो हैबिटेंट्स थी उनको देखा। ऐसा लग रहा था कि वो सब हमारे लिए चीयर कर रही थी और वो हमारी हेल्प कर रही थी। मैंने ज़मीन पर जैसे ही पैर रखा तो बस मुझे यही ख्याल आया, लैरी और हर्बी जिन्होंने पूरी रात स्ट्रेस के साथ भी अपनी ऑप्टिमिस्टिक को नहीं छोड़ा था, यानी पूरी तरीके से उनके अंदर आशा थी बचने की। मैरी जो पूरी तरीके से मेरे साथ, मेरा हर टाइम हर प्रॉब्लम को फेस करने में मेरा साथ दे रही थी। और मेरी 7 इयर्स की बेटी जिसने अपनी चोट के बारे में कोई ख्याल नहीं किया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मुझे तकलीफ़ हो। और जो मेरा बेटा था वो हमारे साथ होते हुए भी इस चीज़ को नहीं डरता था कि हम मर जाएंगे। और उसका भी ये कहना था कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। बाय दिस वी आर नोन अबाउट द चैप्टर्स टाइटल। इसके द्वारा हम समझ गए कि जो चैप्टर का टाइटल है ये क्यों रखा गया है, और इसके आगे एक चैप्टर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।